ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े पर्यावरण परिस्थिति की, जो कि घटना चक्र पॉइंटर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पूरे 11 चैप्टर थे। तो 11 में से ये जो आज का चैप्टर है ये अपना 5वां चैप्टर है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो इसमें पहला चैप्टर जो था वो था पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा चैप्टर जो था वो था पारिस्थितिकी, तीसरा जैव विविधता और चौथा था हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। 5वां चैप्टर जो है अपना वो है ओजोन परत क्षरण। तो आज का ये चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसके पहले वाले चैप्टर यदि नहीं पढ़ा है आपने तो उसको भी देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर रिवीजन की दृष्टि से, या फिर अगर किसी भी किताब को पढ़ने के पहले भी हम पढ़ेंगे तब भी हमें फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो विश्व ओजोन दिवस 2021 का मुख्य विषय या थीम जो थी वो क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स। ये 2021 का जो पर्यावरण का या ओजोन का जो दिवस मनाया गया था, विश्व ओजोन दिवस, उसकी ये क्या थी, थीम थी। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। तो देखिए ओजोन क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ओजोन जो है, ओजोन को O3 कहते हैं। तो ये O3 कैसे बनती है, ये O3 जो बनती है वो O2+O से बनती है। मतलब ऑक्सीजन की एक सिंगल ऑक्सीजन से क्रिया करने पर O3 का निर्माण होता है। तो ये जो क्रिया होती है ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है और इससे ओजोन बनती है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। तो देखिए जो जैसे हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर होती है समताप मंडल की परत। तो समताप मंडल है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन मुख्यतः पाई जाती है, जो कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको ये क्या कर लेती है, अपने में ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर, क्योंकि देखिए वैसे क्या है कि जो हमारा नीचे क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे कम होती है, और जो हम बात करते हैं इक्वेटर पे तो वहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे लगभग 18 किलोमीटर तक पहुँच जाता है इसका जो अपना सबसे निचली वाली क्षोभ मंडल की परत है उसका आवरण। और यह इसके ऊपर जो होता है वो होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में उसकी निचली परत यानी कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में जो अवस्थित है वो वहाँ परत में सबसे ज़्यादा ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर नीचे से, ऊंचाई से 15 से 30 किलोमीटर जाने पर सबसे ज़्यादा संकेंद्रण हमें प्राप्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है इसके लिए कथन कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये बात इसके लिए सत्य नहीं है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान देती है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक कौन से हैं, CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यही ओजोन छिद्र का उत्तरदायी कारण बनते हैं। तो उत्तरदायी ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वो है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी विकिरण जो है वो वायुमंडल में जो ये परत है ओजोन परत, इसके द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। और जब ये जो पराबैंगनी किरणें हैं नीचे ज़मीन तक नहीं आ पाती हैं तो इससे मानव को सुरक्षा मिलती है, पौधों को सुरक्षा मिलती है, जंतुओं को भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें जो हैं वो हानिकारक किरणें होती हैं और इससे त्वचा कैंसर होने के भी खतरे रहते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली देखिए गैस है वो है O3, वही O2+O, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर O3, हमें ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। ऊपरी वायुमंडलीय में या ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं। तो किससे बचाते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी जो वहाँ से विकिरण आता है, पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उससे ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत के लिए उपयोगी
ओजोन परत जो है वो मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेस को ये अपने में अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, ये अवशोषित कर लेती है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से कई बार रिपीटेड हुए हैं, आए हैं एग्जाम्स में, तभी तो ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और आगे भी आने की इसकी संभावना बहुत ही होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे हानि क्या होती है कि त्वचीय कैंसर उससे हो सकता है। और अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से क्या होगा कि डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन भी हो सकता है। अगर बैगनी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर वो ज़्यादा शरीर में पड़ जाएं तो उससे आनुवांशिक विक्रय भी हो सकता है या फिर आनुवांशिक जो परिवर्तन है उससे भी हो सकता है। ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को ओजोन की जो परत है उसका क्षरण ना हो इसकी जागरूकता के लिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतलक का प्रयोग या फिर शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो अपनी ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ये मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो जो प्रशीतक होते हैं जो कि ठंडा करने के, जैसे रेफ्रिजरेटर है अपना, तो रेफ्रिजरेटर में भी ये CFC प्रयोग में लाया जाता है। तो जो भी कूलिंग वाले उपकरण हैं वो उनमें CFC उपयोग होता है। वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का विनिर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों पर। देखिए क्योंकि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर ओजोन परत का निर्माण जो है वो बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए ध्रुवों पर ही जो ओजोन परत का छिद्र है वो हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ओजोन का जो छिद्र है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि उसकी भरापूर्ति आसानी से नहीं हो पाती, अर्थात उसमें दोबारा से ओजोन गैस जल्दी से नहीं बन पाती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किससे होता है, वही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही होता है। फिर देखिए यहाँ पर फिर से पूछा है ओजोनोस्फीयर में आज ओजोन परत का क्षरण करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इससे देखिए कितनी बार प्रश्न यहाँ पर आपको बना हुआ मिलेगा। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो क्या नहीं है उसके लिए कि देखिए विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म जो है, अब देखिए क्लोरोफार्म जो है वो इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वो इसके लिए नुकसानदेह है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर वही समतापमंडल में पाई जाती है, जिसको हमने देखा कि 15 से 30 किलोमीटर के बीच में सर्वाधिक उसकी सघनता पाई जाती है। ओजोन परत क्षीणता के लिए उत्तरदायी जो गैसें हैं उनमें से CFC, हाइलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन और हाइलोन 1211 और 1301 ये क्या है कि इसके लिए खतरनाक गैसें हैं, इसके लिए नुकसानदेह गैसें हैं। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर ऑप्शन इस तरह दिए हों कि कौन सी गैस जो कि ओजोन परत को क्षरण नहीं पहुंचाती है, उसमें से एक ऑप्शन दिया हो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसको क्षरण नहीं पहुंचाती है। बाकी अगर यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हाइलोजन्स है, CFC है, तो ये सब क्या करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, यह कहाँ पे होता है, अंटार्कटिका में होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओजोन के बनने की जो गति है, यह दर है, वो क्या होती है, निम्न होती है, धीमे होती है, इसलिए वहाँ पर ओजोन का क्षेत्र हमें आसानी से दिखाई देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके क्षरण के संरक्षण से संबंधित है, तो ये है ओजोन परत से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो संरक्षण की बात करता है ओजोन परत के। 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के क्षरण से या फिर उसके संरक्षण के लिए बात उसमें की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के रोकथाम से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित होगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन का नुकसान ना हो इसके लिए कन्वेंशन किया गया, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। तो प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल है इसमें CFC को बैन करने के लिए बात की गई होगी या बात की गई थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम हो, ताकि जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस है उसका क्षरण ना हो। समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसका प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में इसकी जो मोटाई है वो सबसे कम होती है फ्रेंड। तो बसंत ऋतु में मोटाई इसकी ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। ओजोन परत का मापन जो है वो कैसे किया जाता है, डाप्सन यूनिट से, डाप्सन इकाई से। तो डाप्सन इकाई से ओजोन परत का माप जो है वो किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। तो ये है 1 डाप्सन यूनिट। तो 1 डाप्सन यूनिट जो है वो इतनी जब माप हो उसे हम 1 डाप्सन कहेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं उनका प्रयोग होता है। तो उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए, सुघट्ट फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहाँ कहाँ से निकल सकती है, तो देखिए, सुघट्ट फोम के निर्माण से, जो फोम के गद्दे या फोम की चीज़ें बनती हैं उसके निर्माण में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होती है। इसके बाद एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में भी प्रयोग होती है। इसके साथ साथ में कुछ विशिष्ट प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं उनकी सफाई के लिए भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जल्दी विघटित नहीं होता है, ये 80 से 100 वर्षों तक भी बना रह सकता है। और अगर ये इतने ज़्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है तो वो ओजोन को हानि पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम हो इसके लिए प्रोटोकॉल लाया गया और इसी के लिए ये सारे जो इसके संरक्षण के लिए काम किए गए थे वो किए गए थे, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो या और भी जो गाइडलाइंस है इसके लिए बनाई गई थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं कैसे, ओजोन रिक्तिकारक यानी ओजोन को क्षरण पहुंचाने वाले हैं। CFC, हाइलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने अभी देखा था कि क्षरण से भी संबंधित था, यानी कि क्षरण ना हो इसके लिए भी, और इसके साथ साथ में हमने पढ़ा था कि CFC के उत्पादन के लिए या फिर कहें CFC का उत्पादन ना हो इससे भी वो संबंधित था। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है, तो देखिए, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा वायुमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। तो मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी वाताग्र स्थितियाँ बनती हैं, ऐसा वहाँ का वायुमंडल होता है कि वहाँ पर ओजोन निर्माण की जो दर है वो कम होती है। तो इसलिए वहाँ पर छिद्र जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है और ये चिंता का कारण भी बना रहता है। ऐसा माध्यम जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तन हो जाते हैं वो है ध्रुवीय समतापीय मंडल या फिर ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। तो जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन के जो यौगिक हैं वो उस क्षेत्र में जहाँ की हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इफेक्टिव ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर छिद्र इसका बना रहता है। यहाँ पर देखिए, सुमेलिन करना है हमें। उष्णकटिबंधीय वन
तो ये साइलेंट वैली है जो कि शांत घाटी जो केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में है। और कच्छ की वनस्पतियाँ सुंदरवन में है, क्योंकि जो सुंदरवन है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर कच्छ की वनस्पतियाँ हैं, यानी कच्छ मतलब मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो हैं वो सुंदरवन में पाई जाती हैं। और पतझड़ वन जो है ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? राजस्थान में मिलेंगे, या फिर पतझड़ वन और भी जगह मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से मिलान वहाँ पर आया होगा प्रश्न में, तो ऐसे इसको हम मिलान करेंगे। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह है मेफ्रॉन, और ये वही मेफ्रॉन है जिसको हम CFC के रूप में जानते हैं। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। तो देखिए जो छोटे प्रशीतक होते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर जो लाते हैं तो वहाँ पे मेफ्रॉन भरते हैं, जिसमें से वो CFC गैस है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बड़े प्रशीतक घर बनाए जाते हैं जहाँ बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो वहाँ पर इसका CFC या मेफ्रॉन का उपयोग न करके वहाँ पर अमोनिया का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र मापा गया था, या इसका पता लगाया था किसने? ये लगाया था ब्रिटिश दल ने। ब्रिटिश दल ने 1985 में इसका पता लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया किसने? G.W. केंट मूर ने। G.W. केंट मूर ने इसका पता लगाया था। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकती है O3 का उच्च सांद्रण। अब देखिए जो ओजोन है, तो ओजोन को हम देखते हैं कि समताप मंडल में जब ये रहती है तो वहाँ से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उससे जो मनुष्य है उसके हानिकारक विकिरण से बच जाता है। लेकिन अगर यही O3 की मात्रा अगर नीचे ज़्यादा हो जाए, ज़मीन के सरफेस में क्षोभ मंडल में नीचे वाले ज़्यादा क्षेत्र में आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये O3 जो है ये नुकसानदेह होगी, वहाँ पर ये प्रदूषण का कारक बनेगी। तो और इससे क्या क्या नुकसान होंगे कि देखिए ये मनुष्य को खांसी आएगी, सीने में दर्द होगा, तो ये सब फेफड़ों को भी नुकसान पहुँचा देगी, क्षति पहुँचा देगी। तो O3 का सांद्रण यदि ज़मीन के पास में होता है तो ये नुकसान करती है। लेकिन वहीं अगर ये O3 समताप मंडल में होती है, ओजोन मंडल में होती है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कथन और कारक दिए गए हैं। देखिए कि ओजोन का यहाँ कथन है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, और कारण है ओजोन परत पृथ्वी की उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षण करती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। और यहाँ पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है, और जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा से जो भरी हुई किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको अपने में अवशोषित कर लेती है। सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी में जीवन के लिए आवश्यक है, या फिर कहें पृथ्वी को हानि से बचाने के लिए आवश्यक है। तो कौन? ये ओजोन परत। यानी कि ओजोन जो है वो 93 से लेके 99% तक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको एब्जर्व कर लेती है। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा है। अगर ये सारी की सारी नीचे आ जाएं तो समझ लीजिए कि जो मनुष्य है या अन्य जो प्राणी जगत यहाँ पर रह रहा है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाध्य करने या प्रयोग से बंद करने के लिए जो मुद्दा लाया गया, जो प्रोटोकॉल लाया गया, उसे ही हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अपना ओजोन क्षरण वाला चैप्टर। अगला अपना चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा वन एवं वन्य जीव। तो इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि अपना कौन सा चैप्टर होगा? 6वां होगा। तो इसमें 11 टॉपिक हैं, कहें या फिर 11 चैप्टर है, उन्हें हमें पढ़ना है। तो 6 चैप्टर इसके हमने 5 हमने पढ़ लिए हैं, और 6वां ये हमारा ये वन और वन्य जीवन होगा। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए उपयोगी भी बहुत ज़्यादा साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।